आज की कहानी में हम एक ऐसी लड़की से मिलेंगे जिसके स्कूल में उससे कुछ लड़कों के द्वारा काफी परेशान किया जाता है और उसे खुद को साबित करने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि उसे अपने बाल तक कटवाने पड़ते हैं। फिर वो कैसे खुद का हौसला बढ़ाती है और कैसे खुद को साबित करती है। चलिए सुनते हैं उसकी कहानी। 2021 की चाइनीज मूवी कुंग फू गर्ल, डायरेक्टर डेवन डाउन्स और केनी केज, IMDb 7.1। कहानी शुरू होती है सैनोन नाम की एक लड़की से जिसकी उम्र लगभग 12 साल है। भले ही उसकी उम्र बहुत कम है लेकिन कुंफू में वो काफी निपुण है। वो अपने बाबा के साथ शहर में रहती है और वहीं के एक नामी स्कूल में कुंफू सीखती है। उसके बाबा का नाम डैनी है। दिन के समय में वो अपने रेस्टोरेंट में काम करते हैं, साथ ही और भी छोटे मोटे काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा वो एक गेम डेवलपर है, यानी अलग अलग गेमिंग ऐप को तैयार करना, जो कि वो रात के समय करते हैं। शैनॉन का उसके बाबा के साथ संपर्क अच्छे नहीं है। उसे अपने बाबा से नफरत है, हालांकि उसके बाबा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। दरअसल कुछ सालों पहले उसकी मां का एयरपोर्ट जाते हुए एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसका जिम्मेदार शैनॉन अपने पिता को मानती है। क्योंकि उस दिन शैनॉन के बहुत बार कहने पर भी उसके बाबा ने मां को एयरपोर्ट छोड़ने से मना कर दिया था, क्योंकि वो बहुत बिजी था। शैनॉन को लगता है अगर उस दिन बाबा खुद मां को एयरपोर्ट छोड़ने जाते तो आज उसकी मां जिंदा होती। तब से शैनॉन अपने पिता से ज्यादा बातचीत नहीं करती और ना ही उनके साथ रहना चाहती है। इसीलिए उसने अपने स्कूल के हॉस्टल में जबरदस्ती भर्ती ले लिया। शैनॉन की क्लास में एक रिकार्डो नाम का लड़का पढ़ता है जो कि बहुत ही बदमाश है। शैनॉन रिकार्डो से बहुत नफरत करती है क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे हमेशा परेशान और बुली किया करता है। एक दिन रिकार्डो अपने दोस्तों के साथ शैनॉन के बाबा के रेस्टोरेंट गया और खाना खा लेने के बाद जानबूझकर वहाँ के खाने की शिकायत करने लगा। ऐसा बेस्वाद खाना, किसी में मिर्ची ज्यादा है तो किसी में नमक, मैं इस खाने के पैसे नहीं देने वाला, कहकर वहां से जाने लगा। ठीक तभी वहां पे शैनॉन आ गई। पहले तो शैनॉन ने उसे अच्छे से बिल के पैसे देने को कहा, लेकिन जब वो नहीं माना तो वो रिकार्डो को भला बुरा कहने लगी, जिससे गुस्से में रिकार्डो ने पैसे जमीन पर फेंक दिए। शैनॉन ने पैसे उठाकर अपने बाबा को दिए और अपने क्लासमेट्स के बुरे व्यवहार के लिए उनसे माफी भी मांगी। अगले दिन रिकार्डो ने कल के हुए अपमान का बदला लेने शैनॉन की सबसे अच्छे दोस्त के भाई को परेशान करना शुरू कर दिया। कभी उसे धक्का देकर उसका खाना गिरा देता तो कभी कुछ। शैनॉन को ये सब देखकर काफी गुस्सा आ गया, लेकिन उसके दोस्त ने रिकार्डो से झगड़ा करने को मना किया क्योंकि वो भी जानती है कि रिकार्डो कितना बुरा है। पर शैनॉन चुप नहीं बैठी, वो सीधा रिकार्डो के पास आकर बैठ गई। उसे गुस्से से देखते हुए उसकी प्लेट में से खाने लगी। लेकिन अजीब बात है, रिकार्डो ने उसे कुछ भी नहीं कहा और वहां से चला आया। अब शैनॉन अपने हॉस्टल लौटकर लॉन्ड्री में दिए कपड़े वापस लेने गई और पाया कि उसकी सबसे मनपसंद कपड़ा फटे हालत में पड़ा हुआ है। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये किसका काम है। गुस्सा तो उसे बहुत आया, लेकिन फिर से कोई मसला न हो सोच उसने अपना गुस्सा दबा लिया। पर इसके बाद भी रिकार्डो ने उसे परेशान करना बंद नहीं किया। कभी उसे धक्का देकर, कभी उसका मजाक उड़ाकर, कभी उसे बेंच से नीचे गिराकर और एक बार तो उसके खाने में एक मेंढक ही डाल दिया। उनके हॉस्टल के पास में एक बड़ा रास्ता है जहां कुंफू स्टूडेंट्स के लिए मुकाबला रखा गया है और सभी को पता है कि रिकार्डो उनके स्कूल का एक नामी कुंफू स्टूडेंट है। वो एक एक कर सबको बुरी तरह से हरा रहा है। जब शैनॉन को इस बारे में पता चला तो इतने समय से गुस्से को दबा कर रखी शैनॉन आज सीधा रिंग में उससे लड़ने उतरी। उसने सबके सामने से चुनौती दी, साथ उसने शर्त भी रखी कि अगर वो हारा तो उसे स्कूल में स्कर्ट पहनकर लड़की की तरह घूमना होगा। रिकार्डो ने भी जवाब में कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम हारी तो तुम्हें अपने बाल काट कर लड़कों की तरह घूमना होगा। मुकाबला शुरू हुआ। बहुत अच्छा कुंफू जाने के बाद भी रिकार्डो शैनॉन पे भारी पड़ने लगा। काफी कोशिशों के बाद एक समय ऐसा आया जब रिकार्डो ने उसके पेट पे मुक्का मारा, जिससे कि शैनॉन कमजोर पड़ गई। इसी का फायदा उठाकर रिकार्डो ने उसे बहुत मारा और जीत गया। रिकार्डो ने हंसकर उसे कैंची थमाई और बोला, शर्त याद तो है। शैनॉन ने बिना कोई आपत्ति जताए सबके सामने अपने बाल काटे और शर्त के मुताबिक अगले दिन वो लड़कों के कपड़े पहन के स्कूल भी आई। उसे देख सभी उस पर हंस रहे हैं। रिकार्डो उसे लड़का कह कहकर खूब चिढ़ाने लगा। जब उसके सब्र का बांध टूट गया तो वो क्लास के बीच में ही उसे भिड़ गई। अब दोनों को प्रिंसिपल ऑफिस ले जाया गया और सारा दोष शैनॉन पे आया क्योंकि उसी ने पहले हमला किया था। प्रिंसिपल ने उसके बाबा को फोन कर उसकी हरकतें बताई और उसे यहाँ से ले जाने को कहा। डैनी ने शैनॉन की तरफ से प्रिंसिपल से माफी मांगी और कहा, शैनॉन के ऐसे होने का कारण मैं हूँ,
क्योंकि मैं उसके लिए एक आदर्श पिता नहीं बन पाया। उसने प्रिंसिपल से अनुरोध किया कि इस बार शनॉन को माफ कर दे, मैं उसे सब समझा दूंगा। शनॉन इसके बाद खामोश हो गई। वो अपनी माँ को याद करती है। असल में उसकी माँ ने ही उसे बचपन से कुंफू सिखाया है ताकि वो निर्भय होकर जी सके। उसकी माँ चाहती थी कि बड़े होकर वो एक कुंफू मास्टर बने। वो उन माओं की तरह नहीं थी जो अपनी बेटियों को राजकुमारी बनाकर घर में ही बिठा दे। आज शनॉन को एहसास हो रहा है क्यों उसकी माँ उसे कुंफू सिखाना चाहती थी। उसी रात उसे बाबा का फोन आया। वो शनॉन को कुछ दिन के लिए घर बुला रहे हैं। पिछले 3 महीने से वो घर नहीं आई है। शनॉन जाना तो नहीं चाहती, लेकिन पिता के बार बार कहने पे वो मान गई। इधर शनॉन से बात करने के बाद डैनी ने एक इन्वेस्टर को फोन लगाया जो नई नई गेम्स को टेस्ट करता है और उनमें पैसे लगाता है। और डैनी को यकीन है कि उसकी ये गेम जरूर बिकेगी और जरूर मशहूर होगी। ऐसा क्या गेम उसने बनाया था ये हम थोड़ी देर में जानेंगे। अब शाम को शनॉन अपने घर आई। डैनी उसे लगातार बहुत अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो है कि अच्छे से जवाब ही नहीं दे रही, बदतमीजी कर रही है। फिर डैनी ने बात को नजरअंदाज कर उसके छोटे बालों के बारे में पूछा, पर उसने इस सवाल से हटकर अपनी माँ की बात छेड़ दी। डैनी बोला, तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करती हो? याद है बचपन में तुम अपनी माँ से ज्यादा मुझे पसंद करती थी। जिस पे वो अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार बाबा को ठहराकर उसे एक खूनी कहती है। उसके बाबा को अब ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोला, तुम बहुत बदतमीज हो गई हो। उसे शैनॉन की कई बातें सुनकर काफी बुरा लगा और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के बीच की ये दूरियां कभी खत्म नहीं हो पाएगी। अब आधी रात को शैनॉन अपने बाबा के ऑफिस में गई, जहां उसके बाबा अलग अलग तरह के गेमिंग ऐप बनाते हैं। देखते देखते शैनॉन को वहां पड़ा एक माला दिखा। उसे वो थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब वो अपने बाबा के गेमिंग सेटअप की ओर गई। दरअसल ये एक VR यानी वर्चुअल रियलिटी गेमिंग सेटअप है। एक ऐसा खेल जिसमें अगर आप खेले तो ऐसा लगेगा कि आप वो गेम असल में खेल रहे हैं और सारी चीजें आप असलियत में कर रहे हैं। यहाँ तक कि आसपास की सारी चीजें भी एकदम असली लगने लगती है। अब उसे टेबल पर एक हेडसेट पड़ा दिखा। उसने बिना कुछ सोचे समझे वो हेडसेट पहन लिया और जैसे ही आंखें खोली उसने खुद को एक अलग ही जगह में पाया। तभी कुछ लोग उस पर हमला करने लगे। कुंफू सीखने की वजह से वो आसानी से बच गई। आसपास देखकर ऐसा लग रहा है कि ये चीन साम्राज्य का बहुत पुराना समय है, जहाँ लोगों ने अलग ढंग के पोशाकें पहने हैं। दरअसल ये शैनॉन के बाबा का तैयार किया हुआ एक वर्चुअल यानी दूसरी दुनिया है। शैनॉन ये भी देखती है कि उसके बाल वापस से लंबे हो गए हैं। इसके बाद वो रिकार्डो को वहां देखती है, जो कि पुराने समय के चीन के ही पोशाक पहने हुए लोगों से लड़ाई कर रहा है। दरअसल वो लोग चोर लुटेरे हैं जो कि गांव वालों की फसल चुराने आए थे और रिकार्डो उनसे गांव वालों की रक्षा कर रहा है। शैनॉन हैरान तो है ही, साथ ही खुश भी है कि कम से कम यहाँ तो रिकार्डो एक बार के लिए ही सही कोई अच्छा काम तो कर रहा है। तभी नॉर्मन नाम का एक लड़का वहां आया जो इन चोरों का सरदार है, लेकिन रिकार्डो ने कुछ ही मिनटों में उसे भी हरा दिया, क्योंकि रिकार्डो की लड़ाई में कुशलता इस दुनिया में भी बहुत ही उम्दा है। रिकार्डो से हारने के बाद नॉर्मन अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। अब रिकार्डो ने चावल की बोरी किसान को वापस कर दी और वहां से जाने लगा। तभी शैनॉन ने उसका पीछा कर उससे पूछा, रिकार्डो तुम इस गेम में कैसे आए और कब तुम इतने अच्छे बन गए? पर उससे बात करके पता चला कि वो रिकार्डो नहीं बल्कि इस गेम का ही एक किरदार है जो बस दिखता रिकार्डो जैसा है। बाकी उस रिकार्डो से ना उसकी हरकतें मिलती है और ना ही नाम। इसके बाद शैनॉन को इस रिकार्डो से पता चला कि यहाँ 2 खतरनाक भाई नॉर्मन और टाइसन रहते हैं, जिन्होंने एक फौज तैयार कर ली है जो गांव के गरीब लोगों की फसल लूटते हैं। इसलिए रिकार्डो अपने गांव वालों की रक्षा कर रहा है। अब चूंकि उसने नॉर्मन को हरा दिया है तो उसे यकीन है कि उसका भाई टाइसन जल्द ही उसे बदला लेने आएगा और पूरे गांव को लूटेगा। जैसा कि रिकार्डो ने कहा था, यहाँ टाइसन ने अपने आदमियों से रिकार्डो पर नजर रखने को कहा ताकि वो गांव पे हमला करने का अच्छा सा कोई मौका ढूंढ सके। अब रिकार्डो शैनॉन को गांव के मार्शल आर्ट्स स्कूल लेकर आया, जहाँ बहुत सारे बच्चे मार्शल आर्ट सीखते हैं। उन बच्चों में शैनॉन को एक और लड़का दिखा जो रिकार्डो की तरह ही असल दुनिया में उसे बुली करता है, उसका दुश्मन है। पर यहाँ वो भी बहुत अच्छा लड़का होता है। उसका नाम डायलॉन है। फिर वो थोड़ी देर बाद स्कूल के प्रिंसिपल को भी देखती है, जो इस वर्चुअल वर्ल्ड में मार्शल आर्ट्स के ट्रेनर है। उन सभी को लगा कि शैनॉन उन लुटेरों में से है और यहाँ चोरी करने आई है, तो उन सभी ने उसे घेर लिया। लेकिन जब रिकार्डो ने उन्हें पूरी बात बताई तब प्रिंसिपल ने शैनॉन से माफी मांगी और तोहफे के तौर पर
उससे अपना खुद का कमरा भी दिया। फिर शनॉन को गांव के मुखिया से मिलाने ले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि अचानक रिकार्डो की बहुत तबीयत खराब हो गई। उसे मिस एरिस के पास ले जाया गया, जो इस गांव की डॉक्टर होने के साथ साथ बहुत ही ताकतवर और कमाल का कुंफू जानती है। उसने रिकार्डो को ठीक कर दिया। उसके ठीक होने के बाद शनॉन, एरिस और रिकार्डो घूम घूम कर पूरा गांव देखने लगे। घूमते घूमते उन्हें पहाड़ पे एक झोपड़ी दिखाई दी, जहां एक पागल बूढ़ा जैसा आदमी को उसने देखा। अब शनॉन ने एरिस से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो बूढ़ा आदमी उसका बाबा है, जो उसकी बेटी की तरह ही नीडर और बेहतरीन कुंफू जानते हैं। उन्होंने कई जगह घूम घूम कर लोगों को कुंफू की शिक्षा दी है और साथ ही बुरे लोगों को खत्म किया है। उनका नाम बाओ है। लेकिन अचानक एरिस की माँ की मौत के शोक से वो बिल्कुल बदल गए और सबसे कट कर इसी झोपड़ी में रहने लगे। तब से वो इस झोपड़ी से कभी बाहर नहीं निकले। शनॉन को एरिस के इस अकेलेपन को जानकर बहुत दुख हुआ। न उसकी माँ है और बाबा तो बस नाम भर के जिंदा है। अब शनॉन इसी गांव में रहने लगी। वक्त गुजरने के साथ साथ वो भी यहाँ धीरे धीरे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेने लगी। हर दिन वो और रिकार्डो साथ में प्रैक्टिस करते, जिससे उसकी भी कुशलता बढ़ने लगी। दूसरी तरफ लुटेरों की लूटपाट की वजह से गांव में फिर से खाने की कमी होने लगी। परिस्थिति देखकर मुखिया ने गांव वालों को दिन में 3 बार खाने के बदले सिर्फ 2 बार कर दिया। गांव वाले ये सोचकर भी बहुत परेशान हो रहे हैं कि भंडार घर में जितना अनाज है, अगर वो भी चोरी हो गया तब तो वो जल्द भूख से मर जाएंगे। इसीलिए एक दिन शनॉन, रिकार्डो, एरिस और डेलॉन लुटेरों के आस्थाने पहुंचे, उनके भंडार घर से खाना चुराने। पहले उन्होंने वहां तैनात सिपाहियों को बेहोश किया और जब भंडार घर से खाना चुराने लगे, इतने में सायरन बज उठा और सबको वहां होने का पता चल गया। सभी को बचाने के लिए एरिस ने उन्हें वापस भेज दिया और अकेले ही सिपाहियों से लड़ने चली गई। यहाँ रात भर तीनों एरिस के लिए बहुत ही दुश्चिंतित थे और अगले ही दिन शनॉन ने मुखिया से एरिस को किसी भी तरह बचाने का अनुरोध किया। लेकिन मुखिया ने सबको हैरान करते हुए मना कर दिया और बोला, एरिस वहाँ चोरी कर रही थी और चोरी करना पाप है। ये हमारे गांव के नियमों का उल्लंघन करना हुआ। इसी वजह से मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। यहाँ से कोई मदद न मिलने पर शनॉन अब एरिस के बाबा यानी बाओ से मदद मांगने गई। शनॉन उन्हें बार बार उसकी बेटी एरिस को बचाने को कह रही है, लेकिन बाओ है कि कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा। तब शनॉन बोली, मेरे बाबा तो आपसे 1000 गुना अच्छे हैं। मेरी माँ एक सड़क दुर्घटना में मारी गई, जिसमें मेरे बाबा की कोई गलती नहीं थी। फिर भी मैंने उनके साथ बहुत गलत किया। इसके बाद भी बाबा ने कभी मुझे खुद से दूर नहीं किया। और आप कैसे पिता है, मुसीबत में पड़ी अपनी बेटी तक को नहीं बचा रहे। शनॉन तो लगभग उम्मीद छोड़ ही चुकी थी। तभी बाओ बाहर आया और अपनी बेटी को बचाने निकल पड़ा। बाओ तो एक महान योद्धा रह चुका है, तो उसने बड़ी आसानी से लुटेरों को हराकर एरिस को बचा लिया। एरिस इतने सालों बाद अपने बाबा को देखकर भावुक हो गई। वो ये देखकर खुश है कि वो बिल्कुल पहले जैसे हो गए हैं। अब बाओ फिर से पहले की तरह जगह जगह घूमकर चोर डकैतों को सबक सिखाना और लोगों तक मार्शल आर्ट्स पहुंचाना चाहता है। इस बार एरिस भी बाओ को उसे अपने साथ ले जाने को कहती है, क्योंकि अब वो भी एक दक्ष मार्शल आर्टिस्ट है। पर तभी शनॉन बोल पड़ी, टाइसन और उनके आदमियों से लड़ने में हमारी मदद करो। जब तक उनका कुछ बंदोबस्त नहीं हो जाता, आप दोनों यही रहे। तब बाओ ने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोग और इस गांव के मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स मिलकर उन्हें अकेले ही संभालोगे। अब यहाँ टाइसन अपने सिपाहियों पर हमला हुआ सुन एकदम से आग बबूला हो गया। इसका बदला वो पूरे गांव में हमला करके लेगा। शनॉन को ये पता है कि अब टाइसन चुप नहीं रहेगा, वो उन पे जरूर हमला करेगा। समय बर्बाद न करते हुए तीनों दोस्त मिलकर उसे हराने का प्लान बनाने लगे। वो कहती है, उसे हराने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। आखिरकार ये तो एक वर्चुअल गेम है, कोई तो क्लू होना चाहिए। ये सब सोचते सोचते उसे बाबा के टेबल पे रखी वही माला याद आई। बिल्कुल वैसे ही माला उसने एक सिपाही को पहने हुए देखा था। उसने ये बात रिकार्डो और डेलॉन्ग को भी संगे संग बताई। हो ना हो वो माला ही इसका तोड़ है। दूसरी तरफ टाइसन अपनी पूरी फौज लेकर गांव पे हमला करने के लिए पहुंच चुका है। इधर गांव के सारे लोग भी एकजुट हो गए। प्रिंसिपल और मुखिया के नेतृत्व में मार्शल आर्ट्स के बच्चे भी लड़ाई में कूद पड़े। दोनों दलों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। शनॉन भी सबसे लड़ाई कर रही है और लड़ाई के वक्त उसे वही आदमी दिखा जिसके पास वैसा ही माला है। शनॉन ने उसे लड़ाई की
लेकिन उसने उसे मार गिराया और साथ ही साथ वो गेम से बाहर निकलकर असली दुनिया में आ गई। लेकिन उसे वापस गेम में जाना है, उसे हारना नहीं है। तो उसने दोबारा हेडसेट पहना। चूंकि ये गेम है तो उसे पता चला कि उसके पास अभी एक और जिंदगी बची है और जहाँ से उसका गेम खत्म हुआ था वहीं से फिर शुरू हो गया। वो दोबारा जिंदा हो गई। इस दोबारा मिले मौके को उसने सही से इस्तेमाल किया और इस बार उस सिपाही को उसने मुंह के बल गिराया और आखिरकार उसे वो माला मिल गई। अब उसने वो माला खोला जिसके अंदर उसकी माँ की तस्वीर है। इसी के साथ टाइसन के सभी सिपाही एकदम से गायब हो गए। बच गया तो बस टाइसन। ये सब मुमकिन उसी मिले क्लू की वजह से हो पाया है। अब अकेले टाइसन को सबने मिलकर बहुत मारा। उसका भी खेल खत्म हो गया। उन्होंने ये जंग जीत ली। अब शनान को वहां रहते कुछ समय और बीता। एक दिन रिकार्डो और शनान नदी किनारे बैठे हैं। मुझे मेरे बाबा की बहुत याद आ रही है। मैंने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, उनका अपमान किया है। मुझे उनसे अपनी गलती की माफी मांगनी है, शनान बोली। साथ ही साथ शनान ने ये भी कहा, रिकार्डो तुम मुझे मार दो ताकि मैं अपने घर लौट सकूं। रिकार्डो बोला, मैं तुम्हें और हमारी इस दोस्ती को हमेशा याद रखूंगा और तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा जो तुमने इस गांव के लिए किया है। इसी के साथ रिकार्डो ने उसे असली दुनिया में भेज दिया। मगर यहाँ आकर पता चला कि अभी तो सिर्फ उसे कुछ ही घंटे हुए हैं जब से उसने खेलना शुरू किया था। और इतना ही नहीं, इस पूरे समय में डैनी और वही इन्वेस्टर उसका ये गेम देख रहे थे और इन्वेस्टर को ये गेम काफी पसंद आया। दरअसल इस गेम की खासियत यह है कि जो भी ये गेम खेलेगा वो इस गेम के कैरेक्टर्स यानी किरदार को अपनी असली दुनिया के परिचय चेहरों में देख पाएगा। अब शनान दौड़कर अपने बाबा से गले मिली और उनसे अपने बुरे आचरण के लिए माफी मांगी। दोनों बाप बेटे के बीच के सारे गिले शिकवे दूर हो गए और तभी उस इन्वेस्टर ने आकर खुशखबरी दी कि उसे ये गेम बहुत ही अच्छा लगा है और वो $10 मिलियन इन्वेस्ट करने को तैयार है। शनान और डैनी तो बहुत खुश हो गए क्योंकि ये डैनी का बहुत लंबे समय से सपना था जो आज पूरा हो गया। अगले दिन जब शनान स्कूल गई तो उसे पता चला कि अगले हफ्ते नेशनल कुंफू कंपटीशन है और उन्होंने शनान और रिकार्डो का नाम दर्ज करवा दिया है। लेकिन दोनों अलग अलग दल में होंगे। फाइनल्स तक पहुंचने के लिए उन्हें 4 राउंड्स को पहले जीतना होगा। जल्द कंपटीशन का दिन आया। खेल शुरू होने से पहले वो अपने बाबा को ढूंढती है पर वो उसे कहीं नजर नहीं आए। लेकिन फिर भी वो बड़ी आसानी से सभी राउंड्स को जीतते गई। दूसरी तरफ रिकार्डो भी सभी को हराकर फाइनल्स में पहुंच चुका है। अब आखिरी में फाइनल राउंड रिकार्डो और शनान के बीच होने वाला है। पूरा स्कूल जानता है कि दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, इसलिए इस मैच को देखने के लिए सभी उत्साहित हैं। मैच शुरू हुआ। दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पहले राउंड में दोनों में से कोई नहीं जीता, लेकिन दूसरे राउंड में रिकार्डो ने उस पर काफी खतरनाक हमला किया, ऐसे हमले जो नियमों के एकदम खिलाफ है। दूसरी राउंड में भी रिकार्डो ने ठीक वैसा ही हमला किया, लेकिन शनान उठ खड़ी हुई। इसके बाद तीसरे राउंड में रिकार्डो ने सीधा शनान के सर के पीछे हमला किया और वो वहीं गिर पड़ी। ये खेल अब लगभग समझ लो खत्म हो ही चुका है। शनान भी हार मानने के कगार पे है। ऐसे समय में उसने बाबा को देखा जो उसे दूर से प्रोत्साहित कर रहे हैं। इतने सालों उन्हें दुख देने के बाद अब शनान उन्हें निराश नहीं कर सकती और वो उठ खड़ी हुई। वो आंखें बंद कर उसी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग को याद करती है जो उसने सीखी थी। अब उसने वही टेक्निक का इस्तेमाल कर बड़ी आसानी से रिकार्डो को मात दे दी। पूरा स्टेडियम तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने ये कंपटीशन जीत लिया है। वो भागते हुए बाबा के पास गई और उन्हें कस कर गले लगा लिया। उसने साबित कर दिया कि अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अगले दिन स्कूल में शनान ने खुद से रिकार्डो की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा, दोस्ती से ऊपर कोई चीज नहीं होती। क्या हम लड़ाई ना करके एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं? रिकार्डो भी सारी दुश्मनी को पीछे छोड़ सारे गिले शिकवे भुलाकर उससे दोस्ती का हाथ मिलाता है और कहता है, तुम उस जीत की पूरी हकदार थी, मुझे भी सिखाओगी? दोस्तों, हमें भी एक कोशिश तो जरूर करनी चाहिए अपनी दुश्मनी को दोस्ती में बदलने की, दूसरों को माफ कर देने की। क्या पता उस इंसान में एक अच्छा दोस्त छुपा हो। इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जाते जाते मैं कहना चाहती हूँ, मेरी कहानी सुनना अगर आपको पसंद आता है
तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट पक्की से करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक की नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। तो जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू, टेक केयर।